वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज यहाँ पे जैसे स्लाइड में भी आपको दिख रहा होगा कि इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। यानी क्लास 7th पॉलिटी एनसीईआरटी जो हमने कंप्लीट कर ली है उनसे रिलेटेड पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन है कि किसी भी चैप्टर से कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बन सकते हैं या कैसे पूछे जाते हैं, तो वही आज मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी। क्योंकि आपको पता है कि हम जब भी अपना पूरा ऐसा नहीं कि चैप्टर क्लोज करते हैं तो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जब भी हमारा एक क्लास ख़त्म होता है, ठीक है, यानी बात करें तो एक क्लास की जैसे ही 6th क्लास की हमारी एनसीईआरटी ख़त्म हुई थी तो हमने क्या किया था कि वहाँ पे उनसे रिलेटेड पूरे चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको सॉल्व किए थे। देन आज अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारी जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है। आप सभी को पता जो भी कंटिन्यू देख रहे होंगे कि हमारी जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हो, ठीक है, वो आप तक पहुँचाए जाना चाहिए। और बिल्कुल मेरी ही नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सभी भी जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो उनसे रिलेटेड एमसीक्यू जरूर सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, सपोज हमने कोई टॉपिक पढ़ा और उससे रिलेटेड जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और यहाँ पे अभी मैंने क्या कमी की है पढ़ने में और कितना समझना चाहिए था, वो सारी बातें जितनी भी हमारे अंदर कमियां होती हैं वो निकल के आती हैं, ठीक है। तो हमेशा यही प्रोसेस अपनानी भी चाहिए हम सबको यदि सक्सेस होना है तो। इसीलिए मैं ये यहाँ पे क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आप सभी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वो क्या हमारे काम की भी है या नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा कि कितने काम की है कितने काम की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें पहले क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़ के विनती भी है, ठीक है, कि आपसे यहाँ पे जितने भी 10-12 क्वेश्चन है तो प्लीज़ मैं आंसर तो बताऊंगी ही, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों से इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आ रहा था ईमानदारी से, ठीक है। कोई दिखावटी नहीं है, जिससे 1 2 4 5 पूरे के पूरे आ रहे हैं तो वो बताना है। यहाँ पे कोई आपके क्लासमेट नहीं बैठे हैं कि आपकी कोई इंसल्ट करेंगे या आपको कोई बेइज्जत करेगा या कि आपकी कोई तारीफ़ करने वाला है, ठीक है। इसलिए आप खुद के साथ जो भी करेंगे करेंगे तो पूरी ईमानदारी के साथ जितने भी बने, ठीक है, मैं नहीं कहती कि पूरे ही बने, और यदि नहीं बन रहे हैं आई होप कि बनने ही चाहिए पूरे, और फिर भी यदि नहीं बन रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि अभी एक बार और पढ़ने की ज़रूरत है और मोस्टली रिवाइज करने की अभी आपको ज़रूरत है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे इसकी नोट्स भी साथ साथ बनाते जा रहे थे। सो आई होप कि आप सभी लोग ज़रूर आंसर कुछ तो सॉल्व भी कर पाएंगे। तो अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करें यदि हम पहले क्वेश्चन की, इसमें से क्या बताया गया है, और ये पूरा यूपीएससी पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। इनसे वन लाइनर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वन लाइनर नहीं बन सकते, बस मैंने यूपीएससी पैटर्न का ही लाया है। इसमें क्या पूछा गया है पहले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली समझना है और पढ़ना भी है, ठीक है। इसमें क्या दिया हो कि तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, दादन व्यवस्था व्यापारी और बुनकरों के बीच की एक व्यवस्था है जिसमें क्या होता है कि व्यापारी कच्चा माल देता है और बुनकरों से तैयार माल प्राप्त करता है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। सो इसमें पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 3 1 और 2 दोनों, चौथा है ना तो 1 ना तो 2। तो इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हो वहाँ पे आपको पूरा अच्छे तरीके से यदि जो भी कंटिन्यू क्लास लिए होंगे और समझे होंगे तो आई होप कि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी आपको समझाने में और आपको समझ में भी आया होगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे क्या हुआ, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, मतलब 1 और 2 दोनों ही, यानी तमिलनाडु में सप्ताह में क्या होती है, 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। देन उसके बाद दादन व्यवस्था, दादन व्यवस्था मैंने आपको लिखवाया भी था। तो ये जो दादन व्यवस्था होती है इसमें क्या होता है कि व्यापारी बुनकरों के बीच एक व्यवस्था है
और ये किसके, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि दादन व्यवस्था किस किस के बीच की ये व्यवस्था है, तो वहाँ पे व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि जिसमें व्यापारी क्या करता है, बुनकरों को कच्चा माल देता है और बुनकर क्या करते हैं कि उसको तैयार माल देते हैं और व्यापारी ले जाके बेचता है, ठीक है। हालांकि क्या होता था कि इससे हमने पढ़ा भी था कि व्यापारियों को यानी बुनकरों को काफ़ी कम पैसा मिलता था, व्यापारियों के द्वारा दिया जाता था काफ़ी कम पैसा। तो उन्होंने अपनी एक सहकारी संस्था बना ली थी, ठीक है। जिससे वो क्या करते थे कि सरकारी नहीं, सहकारी में बोल रही हूँ, ठीक है, सहकारी संस्था, यानी कि कुछ लोगों का समुदाय बना के उन्होंने अपनी एक संस्था बना ली और उसमें क्या किया कि वो बुनकरों से कपड़े इकट्ठा खरीद लेते थे, लेते नहीं थे, ठीक है, खरीद के और फिर जो वहाँ की संस्था थी उसके मेंबर थे वहाँ पे डिवाइड करके दे देते थे और पूरा काम करके खुद से बेचते थे। तो उनको क्या होता था, फिर प्रॉफिट होता था बुनकरों को। लेकिन दादन व्यवस्था में क्या है कि व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देगा और बुनकर उनको तैयार माल देते थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, यहाँ पे ये जो व्याख्या दी हुई है, हालांकि यही जो मैंने अभी समझाया है तो आई होप कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और जहाँ भी होगी मैं उसको पढ़ के भी समझा दूंगी। और एक बात है, यदि आप में से किसी को भी इसकी PDF चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, PDF मिल जाएगी यदि आप लोग कमेंट करेंगे चाहिए तो, ठीक है। अदरवाइज कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे अच्छे से समझ ही रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे है कि कथन, ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है इसमें कि जब सरकार के किसी अंश, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्या दिया गया है कि जब सरकार के यानी कि सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पद्मावती का एग्जाम्पल देके भी समझाया था कि कैसे उसमें सेंसरशिप लगाया गया था। फाइनली वो बाद में हालांकि पब्लिश हुई थी, लॉन्च हुई थी, लेकिन पहले उसमें लगाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कथन हमारा क्या है कि जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। और सेंसरशिप आई होप कि मैंने आपको लिखवाया है और आपको पता भी होगा, ठीक है। तो सेंसरशिप उसे कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है हमारा कारण है कि इतिहास में ऐसे मौके भी आए हैं जब भारत ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें मतलब कि इसमें सबसे बुरा समय कब था, 1975 से 77 का आपातकाल था, ठीक है। अब इसमें हमको बताना क्या है, उपरोक्त विकल्पों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुने, यानी कि इसमें कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है कथन व कारण दोनों सही है और कारण कथन को पुष्टि करता है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है कि कथन व कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन को पुष्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा है कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है और चौथा हमारा है कि कथन गलत है लेकिन कारण सही है। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कथन व कारण दोनों ही सही हैं, ठीक है। सेंसरशिप लगाया जाता है यदि कोई ऐसी, क्योंकि मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाया है, वहाँ पे ऐसा होता क्या है कि जब भी ऐसा लगता है कि कोई गाना हो गया या कोई मूवीज हो गई या कोई सीरियल हो गया या कोई न्यूज हो गया, तो यदि ऐसा लगता है कि ये जनता में क्या कर सकती है, आक्रोश पैदा कर सकती है, ठीक है, यानी कि ये जनता में गलत संदेश देगी, उसको क्या किया जाता है, उस पर सेंसरशिप लगा दिया जाता है कि ये मूवी रिलीज नहीं होगी या ये गाना जो है वो रिलीज नहीं किया जाएगा। और इसमें क्या होता है कि वहाँ पे सेंसरशिप लग जाती है। तो पहला स्टेटमेंट राइट है, यानी कथन भी राइट है और कारण जो दिया गया है वो भी राइट है कि 1975 में क्या हुआ था कि वहाँ पे बहुत ही भीषण आपातकाल लगाया गया था और इस टाइम पे आपको पता होगा इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ठीक है। उस टाइम पे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और बिना किसी की पूर्व सूचना के उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया था और काफ़ी नसबंदी वगैरह भी हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था, यानी कि दोनों कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो कारण है वो कथन की सही पुष्टि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जो कारण दिया हुआ है वो क्या है, कथन की सही पुष्टि नहीं कर पा रहा, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है खबर लहरिया,
ठीक है। अखबार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खबर लहरिया, ये अखबार आपने सुना है, हम पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमारा है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन पर अखबार लहरिया नामक अखबार निकाला जाता था, यानी सॉरी खबर लहरिया नामक अखबार निकाला जाता था। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे है कि इस समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा, राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित खबरें होती हैं। ठीक है, तो इसमें और तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है कि यह समाचार पत्र स्थानीय बुंदेली भाषा में प्रकाशित होता है। और इसमें हमको बताना क्या है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। सो हमारा पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3, तीसरा है हमारा 1 और 3 और चौथा है हमारा उपरोक्त सभी। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि बात करें तो जो खबर लहरिया है तो इसके संदर्भ में हमको बताना है कि ये जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं कौन कौन से मतलब इसकी राइट व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो तीनों ही क्या कर रहे हैं, इसकी राइट व्याख्या कर रहे हैं। यानी कि खबर लहरिया क्या है कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाने वाला खबर लहरिया नामक अखबार है। ठीक है, इसमें दूसरा है कि इस समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषय, स्त्रियों के प्रति हिंसा, राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित खबरें होती हैं, बिल्कुल राइट है। उसके बाद है कि यह समाचार पत्र स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है। ठीक है, 8 महिलाओं के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, कहाँ, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। उसके बाद यहाँ पे दलित महिलाओं के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे उन्हीं से संबंधित मतलब कि स्त्रियों की हिंसा, राजनीतिक भ्रष्टाचार वगैरह जो भी होते हैं उस अखबार में छपे होते हैं। और ये कैसा होता है कि स्थानीय लैंग्वेज में होता है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, इसकी राइट व्याख्या कर रहे हैं, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 2006 में कानून बनाकर घरेलू, शारीरिक और मानसिक हिंसा से पीड़ित औरतों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात किया गया है, सन 2006 में कानून बनाकर, यानी एक कानून बनता है, वहाँ पे क्या होता है कि घरेलू, शारीरिक, जो हम बात करें तो घर में क्या होता है महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उसके बारे में कि घरेलू, शारीरिक और मानसिक हिंसा से पीड़ित औरतों को कानून सुरक्षा प्रदान की गई। दूसरा स्टेटमेंट है कि 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य करने के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए, जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस कहते हैं। ठीक है, उसमें तीसरा स्टेटमेंट हमारा है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मनाया जाता है। तो मतलब महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से, यानी जो ऊपर कथन लिखे हुए हैं, तो कौन सा कथन या से कथन सत्य है। तो इसमें पहला हमारा केवल 1 और 2, दूसरा हमारा केवल 3, तीसरा हमारा 2 और 3 और चौथा हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा, यानी उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे बात करें तो ये उपरोक्त सभी क्यों होगा, क्योंकि सन 2006 में क्या एक कानून बनाया गया था जिसमें बात की गई थी कि घरेलू, शारीरिक और मानसिक हिंसा से पीड़ित औरतों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, और ये कब बनाया गया था, 2006 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो ये स्टेटमेंट है और वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है कि घरेलू, शारीरिक और मानसिक हिंसा से पीड़ित औरतों को कानून की सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान कब लागू किया गया था। तो यहाँ पे सन भी पूछ लिया जा सकता है, या 2006 में कौन सा कानून बनाया गया था जिसमें औरतों की सुरक्षा के लिए बात की गई थी। तो कोई भी इसमें से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इसलिए हमको सारे एंगल इसके पता होने चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिख रहा है, सपोज आप स्टेट पीसीएस का दे रहे हो, वहाँ पे हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट में ना हो, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन पूछे, वन लाइनर भी होते हैं, तो यहीं से क्वेश्चन उठा के बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए ना तो इसको अवॉइड करना है और इग्नोर नहीं करना है, इसको ध्यान से समझना है और पढ़ना है, और प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ के और समझ के ही उसका आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, बिल्कुल राइट हुआ। सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि 1997 में क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने, कार्य करने के स्थान पर और
शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए। ठीक है, कब किए थे? 1997 में, कि जो महिलाएं कहीं भी कार्य करती हैं या शैक्षणिक संस्थाओं में जैसे कारखाने वगैरह में काम करती हैं या कोई शैक्षणिक संस्थानों में काम करती हैं, तो उनके साथ जो यौन उत्पीड़न होता है, ठीक है, तो उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसे क्या कहा जाता था? विशाखा गाइडलाइंस कहते हैं। ठीक है, तो ये गाइडलाइन का नाम क्या है? विशाखा गाइडलाइन। अब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा विशाखा गाइडलाइन क्या है। एक क्वेश्चन भी बन सकता है, 2-3 नंबर का मेंस में आता है ना कि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का आता है, 25 नंबर का, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है विशाखा गाइडलाइन क्या है। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए इसकी सन कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें बात की गई थी कि मतलब जो भी महिलाएं किसी भी काम करती संस्था में या किसी शैक्षणिक संस्थानों में काम करती हैं, तो वहाँ पे क्या हो, उनके यौन जो उनके साथ होने वाले यौन प्रताड़ना है उससे सुरक्षा प्रदान की जा सके। ठीक है, तो ये किसके तहत है? विशाखा गाइडलाइन किसके द्वारा निकाला गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कब? 1997 में, और महिलाओं के लिए था। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल राइट, 8 मार्च को हम सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है। आप कोई भी अदर एग्जाम भी दे रहे हैं, तो अब यहाँ पे पूछ लिया जाता है और बहुत पूछा जाता है ये डेट से रिलेटेड कि कौन सा डे कब मनाया जाता है, और आपको पता भी होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अब दे दिया 8 मार्च, 10 अप्रैल, 20 अप्रैल। अब यहाँ पे आपको बताना है कि या कितने मतलब कि कब मनाया जाता है। ठीक है, इसकी डेट याद होनी चाहिए कि 8 मार्च को ही इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। यानी चारों ही स्टेटमेंट या तीनों ही स्टेटमेंट इसकी राइट व्याख्या कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एक बात और रखना याद कि 10 मार्च भी हो सकता है। ठीक है, 10 मार्च को भी महिला दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जा रही है, तो आपको याद रखना है कि छोटी छोटी बातें ही हमको फंसाता है एग्जाम में। यूपीएससी आसान बहुत होता है, लेकिन बस क्वेश्चन ही उसका कुछ ऐसा होता है ना कि हम फंस जाते हैं, समझ नहीं पाते कि यहाँ पे क्या लिखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सन चेंज कर दिया, 2005 कर दिया। अब लो, 2005 हमने पढ़ा था, ये पूरा तो स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। अब इसमें हमको सन तो एग्जैक्ट पता नहीं था, अब इसमें 2005 कर दिया। हम सोचे चलो ये तो पूरा स्टेटमेंट राइट ही दिया हुआ है, ये भी राइट होगा, और वहाँ पे हम गलत करके चले आते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ अभी भी, और हमेशा बोलती हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, प्लीज़ उसको बहुत ही केयरफुली पढ़ो। ठीक है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मिस्टेक ही हमको बहुत बड़ी हानि पहुँचा सकती है। उसके बाद अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि राज्यों में विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और इसको आपको समझना है क्योंकि मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के बताया आपको। क्या लिखा हुआ है कि राज्यों में विधायक जो होते हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है। अब इसमें हमको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य नहीं असत्य है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? असत्य है। और ये बात यदि आप चूक गए कि यहाँ पे असत्य है, क्योंकि क्या होता है कि मेनली हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, बहुत मिस्टेक करते हैं नहीं में या सत्य असत्य में। तो ये एकदम से ध्यान देना होगा कि क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है। बिल्कुल जल्दबाजी तो करना ही नहीं है, नहीं तो वही मतलब जाएगा ही। ठीक है, फिर आने वाला नहीं है कुछ भी। तो इसमें असत्य पूछा जा रहा है। पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा 1 और 3, चौथा है मतलब 1 और 2 दोनों, और चौथा हमारा ना तो 1 ना ही 2। इसका राइट आंसर क्या होगा? ना तो 1 ना ही 2। अब क्यों? क्योंकि यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि राज्यों में विधायक जो होता है जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल राइट है। ठीक है, यानी कि राज्य में विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बिल्कुल सही है। जनता के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं।
दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा होगी। बिल्कुल, प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है। हमने राजस्थान का एग्जाम्पल भी लिया था कि वहाँ पे 68 विधानसभाएं थी, ठीक है। और विधानसभा में प्रत्येक राज्य में विधानसभा जो होती हैं वो अलग अलग होती, कई कई होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब विधानसभा तो एक ही होती है, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है कि कई होते हैं उसके, ठीक है। कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा रहता है, और हर एक निर्वाचन क्षेत्र से क्या होते हैं कि वहाँ से विधायक चुन के आते हैं, और वो विधानसभा के मेंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मेंबर जो हो गए, मतलब इतने निर्वाचन क्षेत्र हो गए, सपोज 68 निर्वाचन क्षेत्र है किसी भी राज्य में, तो यहाँ से कितने विधायक चुन के आएंगे, 68 विधायक चुन के आएंगे। मेजोरिटी जिनकी होती है उनके वही सीएम, मतलब कि उसी पार्टी के सीएम बनते हैं, ठीक है। वो भी मैंने आपको समझाया था। और जब किसी की मेजोरिटी गिरती है तो वहाँ पे क्या होता है, कम होती है, तो वो फिर सीएम पद के लिए एलिजिबल नहीं होते, उनकी सत्ता फिर जाने लगती है। जैसे बिल्कुल ताज़ा ताज़ा एग्जाम्पल आप एमपी का ले लीजिए, जहाँ पे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से कांग्रेस छोड़ के जाते हैं, उनके साथ कुछ और विधायक जाते हैं, यानी कि क्या होती है, उनकी मेजोरिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, कमलनाथ जी की सरकार गिर गई, ठीक है। क्योंकि वो किसके बल पे थे, अपने विधायकों के बल पे ही थे, क्योंकि कांग्रेस की मेजोरिटी ज़्यादा थी, तो वो उस टाइम पे सीएम थे। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि वो विधायक जाते हैं यहाँ से, 68 में से 38 40 विधायक चले गए, तो अब बचे कितने, ठीक है। यानी कि कम ही विधायक बचे कांग्रेस के वहाँ पे। अब उस टाइम पे भाजपा के ज़्यादा हो जाएंगे और पार्टी के। फिर वहाँ पे उस टाइम पे अभी आपको पता होगा कि एमपी में शिवराज सिंह जी की सरकार फिर से आ गई है। और राजस्थान का भी हाल आपको पता होगा कि सचिन पायलट जी वहाँ पे जब छोड़ के जा रहे थे, तो कुछ जो गहलोत जी की सरकार थी वो उसकी उनकी नैया भी डगमगा रही थी, ठीक है, कि कहीं इनकी सरकार भी ना गिर जाए। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी ही बनती जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा तौर से मतलब है कि भारत में प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है, और प्रत्येक विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, ठीक है। एक ही विधानसभा होती है और कई निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, और वही निर्वाचन क्षेत्र से जो चुन के आते हैं, जनता के द्वारा चुन के आते हैं विधायक, और वही विधानसभा के मेंबर कहलाते हैं। तो ये बात आई हो कि आपको समझ में आ गई होगी। और लेकिन ये क्या है कि दोनों स्टेटमेंट राइट है, लेकिन यहाँ पे असत्य पूछ रहा है कि असत्य कौन है, तो कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि ना तो एक है और ना ही दो है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है कि स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा कि जो स्वास्थ्य का अधिकार है हमारा, वो मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यही कारण है कि स्वास्थ्य सुविधाएं सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति ना होने के कारण जल जनित संक्रमित बीमारियों से लोग अधिक पीड़ित हैं। यानी कि क्या है दूसरा स्टेटमेंट कि स्वच्छ पेयजल की, यानी पीने के जल की आपूर्ति ना होने के कारण जल जनित मतलब कि जल जनित संक्रमित बीमारियों से लोग क्या है, अधिक पीड़ित है, ठीक है। जो अच्छा जल नहीं मिलता और खराब जल पीने के कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं, उनसे लोग ज़्यादा पीड़ित हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान देना, असत्य पूछा जा रहा है। पहला हमारा केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा एक और दो, चौथा हमारा ना तो एक ना तो दो। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केवल और केवल एक। असत्य पूछ रहा था, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये असत्य क्यों है, तो इसको थोड़ा एक बार और ध्यान से समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा ये असत्य क्यों है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्वास्थ्य अधिकार मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, जबकि हमारा स्वास्थ्य का अधिकार एक फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। यानी कि हमको बिल्कुल अधिकार है, हमारे संविधान में लिखा गया है कि हम दैहिक और दैविक जो रूप से स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी सकते हैं। सांस लेने की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 हमारा कहता है कि हम गौरवपूर्ण अपना जीवन जी सकते हैं, दैहिक और दैविक दोनों ही रूप से, ठीक है। यानी स्वास्थ्य का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट्स है।
लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है कि उसका भाग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा। और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये तो यहीं से हमको पता चल गया कि मौलिक जो स्वास्थ्य का अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकार का ये भाग है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। यही कारण है कि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं हो पा रही, तो ये इसका कोई मेन कारण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, जबकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। यानी स्वच्छ पेयजल ना मिलने के कारण ही जल जनित से लोग काफी ज्यादा संक्रमित हो रहे थे, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हमको गलत बताना था, तो गलत हमारा पहला स्टेटमेंट होगा। उसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है इसमें स्टेटमेंट कि भारत में दुनिया के सर्वाधिक चिकित्सीय महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। यानी कि हम पढ़े भी थे अपने चैप्टर में भी, और जिसको नहीं समझ में आया होगा आज अब आपको लग रहा होगा कि काश मैं रिवीजन कर लिया होता, ठीक है। क्योंकि जब मैं बोलती हूँ आपको रिवाइज करते रहना है, और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि मैं एक बार और रिवाइज कर लेता तो मेरे से अच्छे से बनने लगता। यदि नहीं बनता होगा और यदि बनता है तो बहुत अच्छी बात है, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। यदि आप सभी बताओगे कि मेरे से कितने आंसर बन रहे हैं ना, मुझे बहुत खुशी होगी, यकीन मानो सच में। क्योंकि जब हम चिल्ला चिल्ला के आधा घंटा 1 घंटा बोलते हैं तो फिर लगता है कि चलो ठीक है, बन रहा है, यानी आउटपुट निकल रहा है, तो अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा है पहला स्टेटमेंट कि भारत में दुनिया के सर्वाधिक चिकित्सीय महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा कि भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। पहला केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 2, और चौथा ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा होगा, यानी कि बात करें तो 1 और 2 दोनों ही, हमारा जो इंडिया है वो सर्वाधिक चिकित्सीय महाविद्यालय वाला देश है। यानी कि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा चिकित्सीय महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल राइट है, और हम उसका डाटा भी देखे थे, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में भी है, यदि आपको नहीं पता हो तो अभी आप वीडियो देखिएगा या कि बुक खोल के देखिएगा, आपको वहाँ पे उसका पूरा एक ग्राफ बनाया हुआ था जिसको हम लोग समझे भी थे। उसके बाद यहाँ पे है कि भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला, मतलब कि चौथा बड़ा देश है। भारत में दवाइयाँ सबसे ज़्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ दवाइयाँ बनाता है, ये भारत कई देशों के लिए दवाइयों का निर्यात भी करता है, ठीक है। फिर भी भारत की जो स्वास्थ्य की कंडीशन है, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं, वो काफ़ी बात करें तो कहीं ना कहीं एक बहुत नीचे हैं अभी भी, ठीक है। तो ऐसा क्यों है वो सब कुछ हम लोग अपने चैप्टर में समझे थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही बिल्कुल राइट व्याख्या कर रहे हैं। और यहाँ पे पूछा भी जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, सो दोनों ही सत्य हैं। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है कि हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। बिल्कुल। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट है कि सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने में नहीं कर सकती है। तीसरा और हमसे पूछा इसमें क्या जा रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 2, चौथा है ना तो 1 ना तो 2। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल और केवल 1। यानी कि राइट आंसर क्या है, केवल एक स्टेटमेंट है जो इसकी राइट व्याख्या कर रहा है। यानी कि हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, ठीक है। यानी कि प्राइमरी ड्यूटी सरकार की क्या है कि सबको सबसे पहले तो प्राथमिक सुविधाएं दे, वहाँ पे स्वास्थ्य चिकित्साएं अच्छे तरीके से अवेलेबल करवाए और उसके बाद ही कुछ काम करे। क्योंकि एक स्वस्थ देश, यदि हमारा देश स्वस्थ रहता है तो हमारा देश का विकास भी होगा। देश के नागरिक स्वस्थ हैं तो देश भी स्वस्थ होगा। अदरवाइज हम नहीं स्वस्थ हैं, आप नहीं स्वस्थ हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह सकते। और आपको पता ही है कि थोड़ा सा भी सिर दर्द होता है
तो लगता है कुछ काम ना करें, ठीक है। तो जब वहाँ पे बीमारियाँ बढ़ती जाएगी तो क्या हमारे देश का डेवलप हो पाएगा? किसी का दिमाग इंक्रीज हो पाएगा इतना ज़्यादा कि कुछ करे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले होना चाहिए कि क्या हो, देश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ हो, ये देश का पहला कर्तव्य होता है, ठीक है। और वहाँ पे एक जो देश था उसका हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि कैसे उस देश में सबसे ज़्यादा क्या है कि आर्मी में ना उतना पैसा खर्च करके, हालांकि आर्मी में करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, लेकिन जो हम उस देश का एग्जांपल लिए थे, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा। आप एनसीईआरटी देखोगे वहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है। तो उस कंट्री में क्या था कि वहाँ पे देश को पहले देश के नागरिकों की स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा था। सबसे प्राथमिक कर्तव्य वहाँ का था कि देश की स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान देते हैं यदि, तो देश का नागरिक स्वस्थ होगा तो हमारे देश का क्या होगा, विकास बेहतर तरीके से होगा। और यही प्रत्येक देश का कर्तव्य भी है, ठीक है। क्योंकि जब देश के रहने वाले नागरिक ही स्वस्थ नहीं होंगे तो देश का क्या विकास होगा? क्या देश के लोग कर लेंगे? लोग रहने वाले लोग ही अच्छे नहीं है तो फिर विकास तो भूल ही जाएं कि होगा, ठीक है। इसलिए ये सरकार का बिल्कुल कर्तव्य मतलब होता है, पहला कर्तव्य होता है, इसलिए ये राइट है। लेकिन बात करें हम तो सरकार कर से प्राप्त धन, जो उसको टैक्स से प्राप्त मिलता है गवर्नमेंट को, उसका उपयोग सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने में नहीं कर सकती। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट हमको सुविधाएं दे रही है वो हमारे टैक्स से ही दे रही है, ठीक है। यानी जितना भी हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो टैक्स देते हैं उसी के पैसे से गवर्नमेंट सुविधाएं दे रही। ना तो गवर्नमेंट के पास कोई पेड़ है पैसे का कि वो ऐसे उसमें फल लगते हैं वो हिला लेगा तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ना तो कहीं से गड्ढे से खन के निकालते हैं वो पैसे, पैसे हमारे ही हमारे पास किसी अलग रूप में आते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि कुछ डायरेक्ट टैक्स से भी भरे जाते हैं, कुछ अनडायरेक्ट टैक्स तो सभी लोग भरते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कुछ ही लोग भरते हैं बट अनडायरेक्ट टैक्स हम सभी भरते हैं। हमने एक पाउच खरीदा पानी का भी उसमें टैक्स इंक्लूड रहता है, सो हम टैक्स देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सरकार जब टैक्स से का पैसा मिलता है तो वो इसीलिए टैक्स लिया जाता है ताकि सार्वजनिक सुविधाओं के लिए वो पैसा लगा सके, और उसी से पूरा काम भी होता है। जितना टैक्स का ही ये जो मिलता है उसी से सरकार जितनी भी गवर्नमेंट सुविधाएं आती हैं उसी पैसे से आती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं कि सरकार अपने से दे रही, हमारा ही पैसा है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं कर सकती है, कर सकती है तो बिल्कुल राइट होता, लेकिन नहीं आ गया यानी गलत है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है कि संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार के अनुसार कानूनन सभी समान हैं, ठीक है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति यानी देश के राष्ट्रपति से लेकर कामगारों नौकरों तक सभी को समान कानून का पालन करना है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है हमारा कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। सो हमारा पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो, चौथा है हमारा ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों, ठीक है। यानी कि बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का या किसी भी लोकतांत्रिक देश का, तो यहाँ पे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो जो इंडिया का संविधान है वो क्या करता है, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार के अनुसार कानून सभी को समान मानता है, ठीक है। यानी कि कानूनन सभी क्या होते हैं, समानता के अधिकार। अभी जस्ट हमने कल ही साल भी किया था कि वहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है, पहला ही राइट हमको है समानता का अधिकार दिया हुआ, आर्टिकल 14 to 18 में बात की गई है, ठीक है। और मैंने कल ही आपको बताया, जो भी कल का वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि वहाँ पे ये जो समानता का अधिकार है, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 6 जो राइट्स हैं उनमें से पहला ही राइट हमें प्राप्त है समानता का अधिकार, ठीक है। और ये कितने से कितने आर्टिकल तक में बात की गई है, आर्टिकल 14 to 18। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो भी नए हों क्लास मेरी अभी ना देखे हों तो उनको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये किस आर्टिकल के तहत है, किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, वो सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि कानून सबको समान अधिकार मतलब समान मानती है, क्योंकि हमारे संविधान में समानता का अधिकार हमें प्राप्त है, चाहे फिर वो भारत का राष्ट्रपति हो
चाहे फिर गाँव में रहने वाला एक नौकर हो या कामगारी हो, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो जो भी कानूनन अपराध यदि राष्ट्रपति महोदय भी करते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाती है। जितने अधिकार आम पब्लिक को प्राप्त होते हैं, वही अधिकार हम सबको यानी कि एक राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त होते हैं। अब ऐसा नहीं, खैर उनके पद का जो उनकी शक्तियाँ होती हैं, वो तो आम पब्लिक को नहीं होती, वो उनके पद की शक्ति होती है। लेकिन एक आम पब्लिक के रूप में देखें तो भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, डजंट मैटर, ठीक है? वहाँ पे सबको, या कि हम आप है या कि और कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है, उन सभी को समान अधिकार हमारे संविधान में बात की गई है, सभी के समान अधिकार की। सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट। दूसरा स्टेटमेंट कि किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक है, ये भी हम लोग अभी जस्ट ही सॉल्व किए हैं कल या परसों, तो इसको भी आप लोग वीडियो यदि कंटिन्यू देखा करिए, तभी सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रॉपर तरीके से हो पाएंगे। और क्लास 7th में भी हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ पे है क्या चीज़ कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, यानी कि धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, फारसी, जो बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत दंगे भी होते हैं, आपको बखूबी पता होगा कि कितने दंगे होते हैं, ठीक है? हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े भिड़े जा रहे हैं, नहीं मैं यहाँ से अपना ताजिया निकालूंगा, कोई कहता मैं यहाँ से अपनी रैनी निकालूंगा, और ये ऐसे काफ़ी क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बस यहाँ पे आप समझिए कि धर्म से रिलेटेड, यानी कि जैसे कई तरह के हमारे भारत में धर्म है, ठीक है? हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, इन पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, जाति का मतलब है कि कोई ब्राह्मण वर्ग का है, क्योंकि हिंदुओं में भी कई सारे वर्ग बटे हुए हैं और मुस्लिम में भी कई सारे वर्ग हैं, ईसाइयों में भी कई सारे वर्ग हैं। आप में से जो भी जिस कास्ट से बिलोंग करते होंगे, जिस रिलीजन से, वहाँ पे आपको बखूबी पता होगा कि आप में कितने सारे धर्म हैं। पहले तो हम हिंदू मुस्लिम में बटे, उसके बाद हम अपने ही धर्म में, हिंदू धर्म में भी कई जातियों में बट गए, ठीक है? और उस जातियों में बंटने के बाद भी इंसानियत तो खैर मर ही जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जाति, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, शूद्र हो गया, वैश्य हो गया, ये जाति हिंदू धर्म के ही हैं, लेकिन इनकी जाति क्या हो गई, बट गई। जाति के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे हमने क्लास 6 और 7 में भी पढ़ा था कि भेदभाव ज़्यादातर इन्हीं में किया जाता है, महिलाओं में। लिंग, लिंग आता है, अभी यहाँ पे पढ़ेंगे हम। वंश, वंश के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर यानी महिला पुरुष, हम क्लास 6 में भी देखे थे, 7th में भी देखे थे कि कैसे एक महिला के साथ, मतलब कि महिला को एक पुरुष से कमजोर माना जाता है, कैसे भेदभाव का सामना करना पड़ता है, कैसे एक उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग की जाति को क्या करना पड़ता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है, कैसे एक धर्म के लोगों के द्वारा दूसरे धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाई जाती है। तो संविधान में क्या बात की गई है कि इन पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ये आधार दिए गए हैं, यानी धर्म के, जाति के, वंश के, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है? यानी दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, राइट हो गए। और पूछा भी क्या जा रहा था कि कौन सा कथन सत्य है, सो दोनों ही सत्य है। उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है, स्कूल में दोपहर का भोजन देने की योजना सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य में प्रारंभ की गई थी। अब पहले ही स्टेटमेंट को थोड़ा आप गौर से पढ़िएगा, ठीक है? और यहाँ पे अभी जो जब मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आना चाहिए, कुछ इसमें गड़बड़ी है। अब दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इससे अपने अपने राज्य में, राज्य के स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश जारी किए हैं। इसमें पहला मतलब पूछा हमसे क्या जा रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है। सो पहला केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा है 1 और 2, चौथा हमारा ना तो 1 ना तो 2। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, केवल और केवल 2। अब जो मैंने अभी बोला कि पहले में कुछ लोचा है, ठीक है? अब वो लोचा क्या है हमारा, यहाँ पे केवल 2 क्यों दे दिया कि इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 2001 में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था, यानी कि बात करें हाई कोर्ट ने क्या किया कि सभी राज्य सरकारों को इसे अपने अपने राज्यों में इस मतलब कि राज्यों के स्कूलों में 6 माह के अंदर क्या किया कि आरंभ करने की घोषणा की, ठीक है? तो इसमें यदि आता है हमारा कि क्या हुआ, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा कि स्कूल में दोपहर का भोजन देने की योजना सर्वप्रथम
आंध्र प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पे तमिलनाडु होगा। बस इतना सा इसमें मिस्टेक था, ठीक है। तो बस हमको यही रहता है कि क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ते हैं तभी समझ में आता है ये दोनों ही दक्षिणी राज्य हैं, ठीक है। यानी हमारे भारत के, दक्षिण भारत के ही राज्य हैं ये। कौन है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सभी दक्षिण भारत के राज्य, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं होगा, तमिलनाडु होगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल और बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 2001 में क्या किया गया था कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा सभी राज्य सरकारों को इसे अपने अपने राज्यों में, मतलब राज्यों के स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद आता हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा, रोजा पार्कस की विद्रोही प्रतिक्रिया से अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाता है, ठीक है, यानी कहलाया। दूसरा स्टेटमेंट है कि अमेरिका में 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम के नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया व अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के लिए सभी स्कूलों के दरवाजे भी खोल दिए गए। इसमें से उपरोक्त कथनों में से कौन सा यह से कथन सत्य है? ठीक है, पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा है एक और दो, चौथा हमारा ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो, दोनों ही। तो यहाँ पे पहला क्या बता रहा है, एक बार इसको फिर पढ़ते हैं और समझते हैं। रोजा पार्कस की विद्रोही प्रतिक्रिया से अमेरिका में, यानी रोजा पार्कस नाम का जो एक लड़का था, उसकी हमने कहानी पढ़ी थी, फर्स्ट चैप्टर में ही था। तो यहाँ पे उसकी विद्रोही प्रक्रिया से क्या हुआ कि अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, ना जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया था, ठीक है, ये सही है। उसके बाद है कि अमेरिका के 1964 में क्या हुआ था कि 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया व अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के लिए भी स्कूलों के दरवाजे खोल दिए गए थे, क्योंकि वहाँ पे पहले नहीं था और अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा अभी भी रंग भेद चल रहा है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ हमको दिख रहा है कि हमारे देश में ये हो रहा है तो हम कहते हैं कि हमारे देश में ही हो रहा है, चाहे वो कोई भी देश हो। देखो, हर एक देश में क्या होता है कि ये उथल पुथल चलती ही रहती है, ठीक है। अमेरिका इतना डेवलप कंट्री है, लेकिन वहाँ भी अभी जस्ट ही आप, हम जब 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे उसी टाइम की घटना थी, यानी 1 मंथ पहले की है, ठीक है, 1 या 1.5 मंथ हो गए होंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ था कि उसमें एक फ्लॉयड नाम का था, शायद फ्लॉयड नाम का व्यक्ति था, उसको रंग भेद के कारण ही क्या कर दिया गया था, पुलिस वालों के द्वारा मार दिया गया था, ठीक है। तो यानी कि अभी भी, और अभी भी न्यूज आप देखोगे तो अमेरिका में जस्ट अभी कल परसों की ही न्यूज की बात करें तो वहाँ पे अभी भी है कि जो अमेरिका के कुछ आंदोलन करता है, जो क्या कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, और वो किस लिए चला रहे हैं? रंग भेद को खत्म करने के लिए। रंग भेद और नस्ल भेद वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये बहुत अधिक मात्रा में है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे बहुत अच्छी उसकी सिचुएशन हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे पब्लिक हम हैं वैसे वहाँ की भी पब्लिक है, ठीक है। हो सकता है कि उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, हमारी हिंदी हो, लेकिन कहीं न कहीं अब वो सबको लगता है अपने अधिकार के लिए कि क्या मैं काला हूँ तो मुझे जीने का हक नहीं है, या मेरा कद छोटा है तो मुझे जीने का हक नहीं है, या कि मैं गरीब हूँ तो मुझे जीने का हक नहीं, या मैं औरत हूँ इसलिए मुझे जीने का हक नहीं है। और अपने हक को पाने के लिए सबको लड़ाई लड़नी पड़ती है, और वही वो लोग भी करते हैं, और हर एक देश में लोग करते हैं, ठीक है। चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे भारत के हों, चाहे कनाडा के हों, कहीं के भी हो, अपने हक के लिए सब लड़ते हैं, और बिल्कुल लड़ना भी चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा पूरा कि हमने जितना चैप्टर पढ़ा, और फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक के पूरे क्वेश्चन थे, ठीक है। और आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और पॉसिबल हो सके तो इसकी व्याख्या ना लिख पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर आप लिख लीजिएगा। और यदि पीडीएफ चाहिए तो आप बताइएगा, ठीक है। पीडीएफ तभी शेयर होगी जब आप लोग बताओगे कि हाँ चाहिए पीडीएफ। अदरवाइज़ यदि नहीं चाहिए तो हम ज़बरदस्ती कैसे दे सकते हैं कि नहीं आप पढ़ो ही।
इसलिए आपको चाहिए थोड़ा बहुत आप भी मेहनत करो, थोड़ा बोलना सीखिए आप लोग भी, तभी तो हम लोग कुछ करें, ठीक है? तो इसलिए आप लोग ज़रूर बताइएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन थे जो कि आपसे ईमानदारी से बने हैं। मेरे बताने से पहले-पहले आपको समझ में आ जाता था कि हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, ठीक है? बिल्कुल, एक बन रहा है, तो एक ही बताइएगा कि हाँ, ईमानदारी से हमसे एक ही क्वेश्चन राइट हुआ है। क्योंकि 10 से 11 क्वेश्चन है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हमसे 10 के 10 क्वेश्चन नहीं बने, 11 के 11 क्वेश्चन नहीं बने। मेरे से भी कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है? आदमी हम सब इंसान हैं और कभी-कभी गलतियाँ हो जाती हैं। सो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि हम फालतू को बता दें कि लिखना तो है, तो बता दें कि मेरे 10 क्वेश्चन सही हो गए या 11 में से 11 क्वेश्चन सही हो गए और सही हो रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन नहीं हो रहे तो झूठ नहीं बोलना है, ठीक है? ईमानदारी से आप लोग और मुझे पता है आप सभी बहुत ईमानदार हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं, नेक बच्चे हैं, आप लोग ज़रूर बताओगे और बताते भी हैं, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना जो नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है, उससे रिलेटेड बात करेंगे और वो जब चैप्टर क्लोज होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि नहीं बन रहे हैं तो आपको रिवाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और रिवाइज़ करने के साथ-साथ आप जब भी वीडियो देखते हो या बुक पढ़ते हो तो उसको बहुत केयरफुली पढ़ने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। एक छोटा-सा टॉपिक भी हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? और इस क्वेश्चन सॉल्व करने का मेन मतलब भी यही होता है और सॉल्व कराने का मेरा मेन मकसद भी यही है कि हम जितना पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद हमारा रिज़ल्ट क्या आ रहा है, आउटपुट क्या निकल रहा है, वो जानकारी लेना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है और ये हमको करना चाहिए, ठीक है? सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी पढ़ते रहो अच्छे तरीके से, अपना रिवाइज़ करते रहो और आने वाले एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम दो और अच्छे तरीके से सफलता प्राप्त करो, ठीक है?